नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका भी। आज आपसे कुछ एक नई बात करेंगे। रोज हम आपसे पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स की कोई खबर आ जाती है, इसने ये कहा उसने वो कहा। आज थोड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे जो वाकई राष्ट्रवाद से भी जुड़ी हुई है, देश की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है और हर देशवासी दिल से जो चाहता है जानना और सुनना, वो अगर हकीकत में हो रहा है तो हमने सोचा कि आपको वो जरूर बताया जाए। कश्मीर की बात करेंगे। 2019 में जब से धारा 370 हटाई गई, कश्मीर में बहुत बदलाव हुए हैं, उसकी चर्चा बहुत हुई है। मैं आज आपसे कश्मीर के एक नए एस्पेक्ट पर बात करना चाहता हूं। कश्मीर को जब भी हम लोगों ने जाना, आज से अब जो बहुत यंग लोग होंगे, शायद आज से करीब 9-10 साल पुराना वो दिन किसी को याद नहीं होगा जब बुरहान वानी को गोली मारी गई थी। बुरहान वानी एक टेररिस्ट था और उसके बाद पूरा कश्मीर जल उठा था। देवेंद्र को अच्छे से ध्यान होगा, मतलब जल उठा था, मतलब जल उठा था। कौन सा कोना नहीं था कश्मीर का जहां पर सुरक्षा बलों को आग बुझाने के लिए मशक्कत ना करनी पड़ी हो। और जनाजे, जो उसका जनाजा उठा, उसके बाद उसमें लाखों लोग शामिल हुए और पाकिस्तान ऐसे मौकों की ताक में रहता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा एक इंसर्जेंसी में आतंकवाद का एक बर्स्ट कश्मीर के अंदर आया था, जिसको बाद में काबू किया गया। फिर 370 हटा, सब कुछ हुआ, आपने देखा। आपको पत्थरबाजी का दौर शायद बहुत लोगों को अब याद ना आता हो। यूट्यूब पर कभी जाकर के वो तस्वीरें आप देखिएगा। 10-10 साल के, 14-14 साल के लड़के पत्थर लेकर के, मुंह ढका हुआ और पत्थर लेकर के फोर्सेस के ऊपर जो है उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव किया करते थे। फिर यहाँ से उनको, क्योंकि लीथल फोर्स नहीं चला पाते थे, तो चलाना चाहती थी कोई भी फोर्स की भी, जान ना जाए, बचानी है जान, अपने ही लोग हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कैसे कैंपेन बनाया कि लोगों की आंखें जा रही हैं, जबकि वो इसलिए किया जाता था कि नॉन लीथल फोर्स इस्तेमाल करनी है। तो उस दौर से कश्मीर बहुत बाहर आ गया। आज मैं आपसे सेपरेटिज्म, टेररिज्म, इससे अलग पहलू की बात करूंगा। देवेंद्र ने एक तस्वीर देखी, नशे के खिलाफ एक कैंपेन चला और बहुत अच्छा लगा कि इसके साथ कश्मीर के आम लोग जुड़ रहे थे, और जुड़ रहे थे मतलब हजारों की तादाद में जुड़ रहे थे। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जो वहाँ एलजी हैं उनकी तरफ से, जम्मू कश्मीर एलजी की तरफ से, कि नशे के खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। और वो खुद हर जिले में जा रहे हैं पदयात्रा निकालने के लिए, लेकिन क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको? सबसे बड़ी चीज़ सौरभ वही है, और वो जो विजुअल है ना, वो विजुअल जैसे कि आपने कहा, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश की एकता और अखंडता, उसको और ज़्यादा मजबूत करने वाला विजुअल, वो आपको एक सुकून देने वाला विजुअल है कि कश्मीर भी एकदम वैसे ही मेन स्ट्रीम के तहत और मेन स्ट्रीम की तरह सोच रहा है जैसा कि देश के बाकी दूसरे हिस्से। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि जिस कश्मीर को लेकर प्रचारित किया जाता रहा है, जैसा कि आपने बताया कि पत्थरबाजी के लेके लोग सड़क पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई एक ग्रुप आया, उसने अनाउंस कर दिया बंद का आह्वान कर दिया, लोग सड़क पर उतर गए बंद कराने को लेकर। अब लाल चौक तो छोड़िए, सोपोर, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, इस तरह की जगहों पे आप देख रहे हैं कि लोग सड़क पर उतर रहे हैं। और किस लिए सड़क पर उतर रहे हैं कि नो टू ड्रग्स का अगर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने वो आह्वान किया तो उनके समर्थन में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। ये सीधे सीधे क्या दिखाता है कि जो आपके राष्ट्रवाद वाली बात है, देशभक्ति वाली बात है, मेन स्ट्रीम वाली बात है, आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो सकता है, आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन जहाँ देश की बात हो वहाँ पर पूरा देश जैसे सोचता है, कश्मीर भी बिल्कुल वैसे ही। एक चीज जोड़ दूं मैं, ये एंटी ड्रग कैंपेन ना केवल नशे के खिलाफ नहीं है। ऐसे तो मुहिम हर स्टेट में चलती है, आप कहेंगे पंजाब में भी बहुत बड़ी कैंपेन चलती है। ये नशा जम्मू कश्मीर में जिसका आदी बनाया जा रहा है नौजवानों को, ये सीधा सीधा अलगाववाद और आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। अब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लेकर जो सबसे बड़ा हथियार अभी रहा वो ड्रग्स के तौर पे गया है। जब उनको ये समझ में आ गया कि सुरक्षा बलों के सामने इन आतंकवादियों का टिकना संभव नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि सुरक्षा कैंप पे वो अटैक करते थे टेररिस्ट, उसके बाद हमारे सुरक्षा बलों ने इस रूप में न्यूट्रलाइज करना, देश के सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज करना उनको शुरू किया कि उसके बाद वो फिर सिविलियन को निशाना साधने लगे। जैसे पहलगाम की भी घटना देखें तो क्या है कि एक मासूम सिविलियन कोई हैं, टूरिस्ट जाएंगे, सॉफ्ट टारगेट आप चुन रहे हो क्योंकि सुरक्षा बलों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो वहाँ पर स्टेडियम में चयन करके उन्होंने दूसरा काम ये किया कि फिर ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाए जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर पे यूथ का चयन उसमें किया गया। जो वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी और वहाँ पे उसमें ये बताया गया था कि 17 साल से लेकर 33 साल तक के जो यूथ है ना, उसको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और 30,000 से ज़्यादा सिरिंज पर डे वहाँ पे
इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो सोचिए किस लेवल पे वो काम किया जा रहा है। 2018 के बाद ही आप देख रहे हैं तो 1 लाख किलो से ज़्यादा का नशा का माल तो जब्त किया गया होगा, और उसको आप टेरर वेपन्स के तौर पे ISI उसका इस्तेमाल करती थी। उसमें यह बहुत ज़रूरी था कि इस चीज़ को न्यूट्रलाइज किया जाए। एक चीज़ और मैं महसूस कर रहा हूँ, और ऐसे ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत इस बड़ी टकराव देखा है सिविल मतलब सरकार जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और LG हाउस के बीच में। इस बार वैसा भी नहीं है, मतलब ये लग रहा है कि टीम बिल्कुल एक टीम भी नहीं हो तो कम से कम टकराव तो नहीं है। एकदम सौरभ, और उस अभियान को अगर आप देखें तो अभियान रखा ही गया है कि एकदम से सबके लिए जन आंदोलन, बार बार इस बात को कहा जाता है JNK मनोज सिन्हा के द्वारा कि एक जन आंदोलन है, और उस रूप में अगर जनता सहभागिता करेगी, भागीदारी करेगी, तभी आंदोलन सफल होगा। और आप देखें सौरभ कि श्रीनगर में जिस दिन कार्यक्रम था 3 मई को लगभग 45,000 लोग सड़क पर उतर रहे हैं और इस चीज़ के खिलाफ। उसके अगले दिन बडगाम में 20 से 25,000 लोग। उसके बाद आपने 2-3 दिन पहले बारामूला की तस्वीर देखी होगी जहां लगभग 50,000 लोग हॉटबेड थे टेररिज्म। और जो बारामूला जाना जाता था कैसी चीज़ों के लिए, अब वहाँ पे ये जाना जा रहा है कि 50,000 लोग इस रूप में सड़क पे आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के साथ पैदल चल रहे हैं, 2-2, 2.5, 3-3 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। और वो तस्वीरें आपने देखी होगी किस प्रकार से लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए, कुछ फूल पकड़ाने के लिए, किस तरह की चीज़ें लोग शिरकत कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जनमानस अब पहले जो निगेटिव एजेंडा हुआ करता था उसमें अब बहुत बड़ा बदलाव आ गया। पॉजिटिव एजेंडे के साथ जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू रीजन में ही नहीं, कश्मीर रीजन की सारी तस्वीरें हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट एक्चुअली कश्मीर रीजन, सोचिए मतलब। और इनफैक्ट हुआ ये था सौरभ कि जब जम्मू रीजन में ये कैंपेन शुरू हुआ तो उससे ज़्यादा कश्मीर रीजन में इसका रेजोनेंस मिलना शुरू हुआ था। मतलब हाथों हाथ लोगों ने लपका। एक स्पीच में लेकिन एक बात उठी, मुझे नहीं पता वो सीधे इस कैंपेन के रिस्पेक्ट में थी, लेकिन ये बयानबाजियां मैं सुन रहा था कि मांग की जा रही थी उमर अब्दुल्ला से कि शराब बैन कर दीजिए। भाई अब नशे के खिलाफ तो शराब बैन कर दीजिए पूरी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि भाई शराब रेवेन्यू भी देती है मुझे। उनके लिए और फारूक अब्दुल्ला दोनों से ये सवाल पूछा गया था अलग अलग मौकों पे, उनके लिए ये ज़्यादा मुसीबत है। और ये बता रहे हैं सौरभ कि जनता किस रूप में कनेक्ट कर चुकी है इस अभियान के साथ कि अगर ये सवाल भी पूछा जाने लगा जर्नलिस्ट के द्वारा उमर अब्दुल्ला से या फारूक अब्दुल्ला से, मतलब क्या सवाल कैसा पूछा जाता है, वही ना कि जो जनता के दिल में है, जो दिमाग में है, उस सवाल को आप पूछते हैं कि भाई आपका इस पर क्या स्टैंड है। और ये सारे प्रोटेस्ट में अगर आप देखें तो अधिकांश दलों के लोग भी उसमें आ रहे हैं, और क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जनता चल चुकी है, आप चले या ना चले, जनता इस अभियान के साथ चल चुकी है, तो आपको आना ही होगा। और ये कश्मीर के लिहाज से आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और JNK LG मनोज सिन्हा के लिहाज से अगर आप देखें तो एक बड़ी चीज़ ये रहेगी कि अगर वहाँ के आवाम को अगर आपने सीधे सीधे मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट कर लिया, ये बताइए कि जरूरी कुछ नहीं था। ये बताइए कि 2019 के बाद जैसा हमने कहा वो एक वाटरशेड मूवमेंट था, एक टर्निंग पॉइंट था कश्मीर की हिस्ट्री में, मैं कहूँगा बिल्कुल। मतलब हमसे जुड़ने के बाद से पहले से भी, मतलब कश्मीर जब रियासत भारत, आज़ाद भारत में जुड़ी, उससे पहले से भी आप लेकर के चलिए, क्योंकि रेडिकलाइजेशन के बीज बहुत पहले पड़ चुके थे। तो 2019 एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद कश्मीर में शांति आई है। इसको इस सरकार का, बीजेपी सरकार का बड़े से बड़ा विरोधी भी स्वीकार करेगा कि कश्मीर में शांति आई। उसमें एक एबरेशन आया पिछले साल जो पहलगाम का हमला हुआ। अब पहले तो क्या उसको एक एबरेशन ही माना जाए, या 19 के बाद वो जो जड़ें थी आतंकवाद की, अलगाववाद की, वो कुछ बाकी रह गई थी और पहलगाम उसका एक विस्फोट था, और उसके बाद से क्या किया गया? एबरेशन ही मानने के लिए सौरभ सबसे आसान चीज़ ये थी कि इस घटना के बाद आपने देखा होगा कि कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में किस प्रकार से लोग सड़क पर उतरे, आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की, पाकिस्तान की मजम्मत की, ISI की मजम्मत की। तो अगर तिरंगे लेके निकले थे। हाँ, और मुझे एक तस्वीर नहीं भूलती, शोपियां में एक आतंकवादी के भाई ने अपने घर में तिरंगा फहराया था। तो अगर इस तरह से लोग सीधे सीधे उड़ रहे हैं, तो इससे उतर रहे हैं, तो सीधे दिख रहा है ना कि भाई आतंकवाद जो कुछ किया, सॉफ्ट टारगेट बनाने की कोशिश किया, आवाम बिल्कुल उनके साथ नहीं है। अनंतनाग में एक बार मैं था सौरभ, और तिरंगा 15 अगस्त से पहले वहाँ पे बहुत सारे लोग तिरंगा यात्रा करके निकाले थे। तो वहाँ का एक यूथ था, DC ऑफिस के सामने हम लोग खड़े थे। मैंने पूछा भी कि भाई ऐसा क्या बदल गया पिछले 2-3 सालों में कि पहले आप लोग पाकिस्तान का झंडा दिखाते थे, ब्लैक डे मनाते थे 15 अगस्त जब आता था तो, और भारतीय तिरंगा के साथ अपमान करने की कोशिश करते थे, और आज इतने सारे लोग सड़क पर उतर रहे हैं। उनका ये कहना था कि देखिए ये किसी दबाव से तो हो नहीं सकता, दबाव डाल के हमको सड़क पर उतरने से मना किया जा सकता था, हम घर में रह सकते थे, लेकिन तिरंगा लेकर निकल रहे हैं हम लोग तो अपनी खुशी से निकल रहे हैं। मतलब वजह क्या है? तो DC ऑफिस के सामने थे, उनका DC ऑफिस दिखाया, उन्होंने बोला कि ये दफ्तर जो है, जो गेट आप देख रहे हैं, बड़ा सा गेट, ये पहले सालों साल हमारे लिए नहीं खुलता था।
हमारी भी ज़रूरतें होती हैं, डेली की ज़रूरतें होती हैं, कोई पेयजल को लेकर कोई समस्या हो, हेल्थ को लेकर कोई भी बात करनी हो, तो सिस्टम हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था। तो जो हमारा आक्रोश और संतोष था वो सारा ऐसी चीज़ों में निकलता था, क्योंकि अंदर से हम लोग एकदम से चिढ़े हुए रहते थे। सिस्टम ने जब हमें रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, अब ये ऐसा हो गया है कि ये डीसी हमारे इलाके में आते हैं और वहाँ आके पूछते हैं कि आप लोगों की क्या समस्या है, आप बताइए, और आपके दरवाजे पे आके अगर आपकी समस्या सॉल्व हो रही है, तो सिस्टम के प्रति जब हमारा भरोसा बढ़ा तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। मैं तो आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। 2015 में कश्मीर में बाढ़ आई थी, मैं कवर करने के लिए गया था, और मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे था, भारत सरकार जो रिलीफ भेज रही थी, जो हेलीकॉप्टर से पैकेट्स, फूड पैकेट्स वगैरह दिए जा रहे थे, सेना जो है वो नाव पूरे श्रीनगर शहर में जो है चला रही थी, लोग हॉस्टाइल थे। मतलब उस वक्त अलगाववाद उस सीमा पर था, मोदी सरकार आई थी अभी। तो वो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई आपको बचाने के लिए जो काम किया जा रहा है उसके लिए भी आप हॉस्टाइल। हाँ, आप हमारी मदद करो, ये भी हमें मंजूर नहीं है। सोचिए, नफरत और वो विष इस प्रकार से सिस्टम ने भर दिया था। अब वही लोग राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट देते देते नहीं थकते, क्योंकि उनको सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया। आप जैसे कोविड में आपने देखा होगा किस प्रकार जम्मू कश्मीर ने बहुत अच्छा काम किया। अभी आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम, हेल्थ सेक्टर में अलग अलग जिस तरीके से काम हुए 2020 के बाद खासतौर पे पिछले 5 सालों में, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा जमा। और आपने देखा होगा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो अभियान चल रहा है सौरभ, आपको हैरानी होने जाएगी कि जम्मू कश्मीर उसमें टॉप लीग में है। सब वाकई हैरानी की बात है। अब सोचिए कि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो मतलब क्या है कि ग्राउंड पे सिचुएशन बदल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आप देख रहे हैं सौरभ, एक चीज़ जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी टेररिस्ट को लेके जब ऑपरेशन चलता है तो उसमें 3 लेयर रहेगा, जैसे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस, मेन 3 हमारे प्रमुख स्तंभ है वहाँ पे। उसमें जो एसओजी है जम्मू कश्मीर पुलिस का, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसका रोल सौरभ सबसे ज़्यादा अहम रहता है। और अधिकांश ऑपरेशन को आप देखें तो उनकी भूमिका कमाल की रही है। वजह क्या होता है कि लोकल इंटेलिजेंस उनका सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग रहेगा। ज़्यादातर उस पर कश्मीरी मुसलमान ही होते हैं और वहीं के लोग हैं वो, तो उनका इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा तगड़ा, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो स्टार्टिंग जो एडवांटेज लेना चाहिए किसी ऑपरेशन में, उसमें उनका रोल बहुत अहम रहता है। और हाल के दिनों के जितने सफल ऑपरेशन रहे हैं उसमें आप किसी भी ऑफिसर से और पैरामिलिट्री के लोगों से, मतलब आर्मी से या पैरामिलिट्री के लोगों से बात कीजिए, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी का बहुत अहम रोल। ये तो मैं खुद मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकवाद के खिलाफ जो रोल रहा है उसकी तो चर्चा और जितनी हो सके उतनी होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो वहाँ रह के लड़ना है। बिल्कुल सर। एक जो मैं आपसे दूसरी बात कह रहा था, पहलगाम को अभी हमले को अभी 1 साल अभी बीता है, तो उसके बाद टूरिज्म में एक बहुत मेजर डिप आया था। अब फिर सीजन आ गया 1 साल के बाद, तो क्या इसमें कुछ ठीक हो गया इस बीच में? तो कुछ दिनों बाद ही आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ऐसा नहीं हुआ था कि जो आतंकवादियों ने जिस मकसद से उस अटैक को किया था कि उसके बाद लोग वहाँ जाना छोड़ दें या कुछ। एक अलग इनफैक्ट मुहिम चली कि कैसे बाहर से लोग वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए आसे कि ज़्यादा टूरिस्ट जाए, जिससे वहाँ के लोगों को भी मदद हो, वो चल रहा है। और अब वो रफ्तार अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अब पहले जैसे रफ्तार फिर से वैसे ही नज़र आ रही है कि लोगों ने उस एपिसोड के चलते हम जम्मू कश्मीर ना जाएं, वैसा बिल्कुल प्री अप्रैल 2025 लेवल्स पर आ गया है, वो उसी दिशा में एकदम से जा रहा है। और लगभग अब डाटा जब आएगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा कितना डाटा है। लेकिन अब ये वापस फिर से वैसी स्थिति आ गई है कि होटल के में बुकिंग के लिए लोगों को पैरवी लगाना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें पहले जैसे सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। सबसे बड़ा इंडिकेटर वही होता है कि उससे समझ में आ जाता है कि टिकट महंगे हो जाते हैं, होटल नहीं मिलते लोगों को। बिल्कुल, कि फुटफॉल कितना ज़्यादा हो रहा है। इस 1 साल में कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कुछ एक ऐसा मैंने देखा कई जगहों पर कि भाई जैसे पहलगाम क्यों हो पाया, क्योंकि वो एक ऑफ ट्रैक टूरिस्ट स्पॉट था। अब हर जगह तो नहीं हो सकती सिक्योरिटी, तो वहाँ नहीं थी, तो उसको आतंकवादियों ने चुना। कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ जगह, कुछ ऐसी जगह जो है वो इनएक्सेसिबल कर दी गई हैं या फोर्सेस की ज़्यादा जगहों पर तैनाती होती है अब। बिल्कुल सौरभ, और आप देखिए कि एक दूसरा देश है जो कि लगातार इस काम को कर रहा है और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसको एकदम से आप फेंसिंग कर नहीं सकते उस रूप में, तो वहाँ पर वो थ्रेट तो हमेशा एक रहता ही रहता है। और दूसरी चीज़ कि अगर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी युवकों ने भी अगर हथियार उठा लिया तो ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गया, बहुत कम हुआ है लेकिन एकदम से ख़त्म तो नहीं हो गया है। और वहाँ से आया पाकिस्तान से कुछ ना कुछ घटना को अंजाम देने की कोशिश, ये तो उनकी मंशा रहेगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बखूबी इस बात का एहसास है कि आपको इसी रूप में इसको न्यूट्रलाइज करते रहना है। बहुत सारे सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स थे उनको इन्हांस किया गया है। किसी भी जगह के बारे में कि कोई नया टूरिस्ट स्पॉट अगर खुल जाए तो कैसे आपको बहुत स्ट्रिक्टली बताना है सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि फोर्स डिप्लॉयमेंट की जा सके। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। एक और बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि जिस प्रकार से मदरसे को उसके एजुकेशन को भी सीधे मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया गया है कि आप बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन वो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए
जो कि अलगाववाद और इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा ज़्यादा दें। शायद 19 या उसके आसपास ही जो है एक जमाते इस्लामी का जो बेसिकली एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था जमाते इस्लामी ने स्कूल एजुकेशन को, तो उसके जितने सिंपैथेटिक लोग थे, जो टीचर्स भी थे, उन सब के अपॉइंटमेंट कैंसिल किए गए थे, ये भी हुआ था। बिल्कुल, वो किया गया। और सिस्टम में भी जितने सारे लोग हैं जो कि अंडर कवर के तौर पे टेररिज्म के लिए काम करते थे, आप आए दिन देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने इतने लोगों को सैक किया, इस तरह के सरकारी कर्मचारियों को सैक किया, तो वो एक क्लीनिंग अभियान लगातार चल रहा है। और दूसरा कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे आप मेन स्ट्रीम में जोड़ दें, क्योंकि सीधे बीआरओपन वही हो जाता था। बिल्कुल। उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ के उन मदरसे के जितने भी इंस्टीट्यूट, जितने मदरसे थे, और उसको अब मेन स्ट्रीम वाली पढ़ाई कराई। अच्छी बात है। मैं हम लोग क्योंकि खुल के बात करते हैं इस प्रोग्राम में, तो मुझे तो एक किताब मैंने पढ़ी, वहाँ के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, मैं एकदम से नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक इंसिडेंट लिखा, उसमें लिखा था कि उनका बेटा स्कूल में जाता था और वो बात कर रहे थे ये लेट 90s अर्ली 2000s की, जब बहुत पीक पे चलता था वहाँ पर अलगाववाद टेररिज्म। तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा स्कूल गोइंग बॉय वो अचानक से बड़ा धार्मिक हो गया। तो उस दिन उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि अपने बेटे को भूल जाओ, कि अब ये कब छोड़ के चला जाए तुम्हें, कब इसके साथ कुछ हो जाए तो गम ना मनाना, मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ। वो स्कूल में जाने वाला बच्चा था, उन्होंने कहा कि उसने ये सारी उसके अंदर जो रेडिकलिज्म आया वो स्कूल से आया था। ये सारे इंजेक्शन वो स्कूल के लेवल पर ही वो करते थे सब, और उसके लिए बाकायदा सौरभ ऐसा नहीं था कि ये रातों रात ये फैसला कर लिया गया, इस तरह की चीज़ें कर ली गई। एक मैपिंग कराई गई थी, इंटेलिजेंस इनपुट आए और सारे पड़ताल के बाद ये समझ में आया कि उस तरह से जमीयत के लोगों ने आज तक इस पर कभी काम इससे पहले क्यों नहीं हुआ था? कभी क्यों नहीं, कभी भी नहीं। सोचिए ना कि पहले आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में क्या ही होता था, वहाँ पर अलगाववादियों को बुला के, अगर तब जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते थे, प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाते थे और वहाँ पे जाकर टेबल पे बराबरी से बैठकर अगर बातचीत हो रही है, वो डेलीगेशन आता था, चाहे वो कोई भी हो। आज अलगाववाद वाली लाइन पे सौरभ कितने भी बड़े नाम हो, उनके साथ क्या हश्र हो रहा है, और आज वो कहाँ पहुँच गए, मीरवाइज वगैरह सब खामोश। कोई भी नाम आप देखिए कहाँ स्थिति है आपके पीछे लोग नहीं, सिस्टम आपको बिल्कुल उस रूप में उत्साहित नहीं करता कि आपसे कोई बार्गेन भी होगी। जैसे कि बार बार आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में इस बात को वहाँ के एलजी ये कहते हैं कि शांति खरीदी नहीं जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है। पहले खरीदी ही जाती थी। पहले खरीदी जाती थी, पैसे दे लो, 15 अगस्त आ रहा है, पैसे ले लो, कुछ घटना ना हो, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एम्बेरसमेंट होगा। इस बात को लेके इंटेलिजेंस के नाम पे जितनी बड़ी फंडिंग सौरभ जाती थी, वो सारा मिसयूज इसी तरह की चीज़ों के लिए होता था। उसमें उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ता था और बार्गेन करने की स्थिति में आते थे। अब क्या है, गृहमंत्री अमित शाह की लाइन, प्रधानमंत्री मोदी की लाइन की एकदम इन सारे इश्यूज़ पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। अलगाववाद छोड़िए, और ये सिर्फ ऐसी में नहीं था सर, नक्सल में भी आपने यही केस देखा कि जब भी गृहमंत्री अमित शाह को कोई ये मैसेज आता था किसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कि इस तरह का नक्सली है, वो बातचीत करना चाहता था, तो यहाँ से सीधे एक लाइन होती थी कि बातचीत क्या करना, हथियार छोड़ना है, छोड़ दे, बात एक घटना की बात अगर हमने नहीं की तो फिर चर्चा अधूरी रह जाएगी। जैसे पहलगाम में एक एबरेशन था, उसके बाद जो दिल्ली का जो धमाका हुआ था, वो डॉक्टर्स वाला जो कांड था, उसके बाद भी काफ़ी क्लीनिंग अप हुआ मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर, और उस सेक्टर में खासतौर पे ये टारगेट रखा गया कि अगर इतने पढ़े लिखे लोग, क्योंकि आप उस तरह के एजुकेशन सिस्टम से जो निकल के आए हैं, जिसकी हम लोग बात वो कर निकले रहे तो हैं, वहीं से हैं, निकले सब वही हैं, तो दिमाग में जो जहर भरा हुआ है, उस जहर को न्यूट्रलाइज करना हो तो उसके लिए कई फ्रंट पे आपको काम करने होंगे, और उस तरह के काम लगातार आपको दिख रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर इस रूप में शानदार नज़ीर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अप्रोच जितना सख्त होना चाहिए उसी रूप में सख्त है, और एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच जितना नरम होना चाहिए, जितना सॉफ्ट होना चाहिए, वो अप्रोच भी है। मतलब पूरी मानवीय चेहरे के साथ अगर आप फौलादी फोर्स रख रहे हैं तो रिजल्ट जम्मू कश्मीर में वैसा आया जो कि अभी आजकल आपको देखने को मिल रहा है। आखिर में आमतौर पर वहाँ ये धारणा रहती थी, खास तौर पर एलजी को लेकर के, कि ये दिल्ली का राज चलाया जा रहा है हम पे, वो धारणा टूटी है। इस वीडियो के देखने के बाद सर मुझे नहीं लगता कि ये किसी को, पाकिस्तानियों को भ्रम नहीं रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भ्रम नहीं रहा होगा, देश के लोगों को तो बात ही छोड़ दे। अगर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हिजूम में अगर वो चल रहे हैं और लोग उनके पीछे, और उनका अगर आप वीडियो देखें तो हाथ छूने के लिए, मिलाने के लिए लोग ललायत हैं, और फोर्सेज के सामने वो बड़ा चैलेंज हो रहा है कि कैसे उनको हटाएं, कैसे दूर रखें। तो ये तो दिख रहा है ना कि इस सिस्टम पे उनको भरोसा हो गया, इस व्यक्ति पे उनको भरोसा हुआ है कि अगर दिल्ली ने किसी को भेजा है यहाँ पर, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भेजा है तो ये हमारी बेहतरी के लिए भेजा है। सौरभ, आपको बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे अभी, और अब अगर वहाँ बात करेंगे कि अभी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, वो तुरंत बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा था पहले वाले। हाँ, कि हमारी सुनवाई बहुत अच्छी होती थी, ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। तो ये क्रेडिबिलिटी अगर आपने
अर्जित कर लिया है, तो मेन स्ट्रीम के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए कितनी अच्छी बात है जम्मू कश्मीर जैसे जगह पर। खैर बड़ा अच्छा लगा आपने जितने भी उदाहरण बताए कश्मीर के बारे में, और लोगों के मन में अब चूंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो पूरे देश भर से लोग कश्मीर यात्रा पर जाएंगे, और कश्मीर का जाइए, आनंद लीजिए आप सभी भी। हमें भी जब मौका मिलेगा हम भी चलेंगे, देवेंद्र जी को भी ले जाएंगे तो। लेकिन कश्मीर बिल्कुल नई करवट ले रहा है, सुन के भी अच्छा लगता है, देख के और अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।